हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 72वें, ऑप्शन बी 80वें, ऑप्शन सी 64वें, ऑप्शन डी 91वें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने को लेकर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में के बीच भारत का जो है 80वां स्थान है। भारत 80वें स्थान पर है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका में भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष 20 देशों में शामिल रहे देशों के अच्छे आचरण की पड़ताल करने के लिए और रिश्वत और काले धन के सृजन का उन्मूलन करने के बारे में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर की गई अपनी जनहित याचिका में उपाध्याय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के विधि आयोग, गृह मंत्रालय और कानून व न्याय मंत्रालय को इसमें पक्ष बनाया है। याचिका में भ्रष्टाचार के खतरे, काले धन का सृजन और बेनामी लेन देन को खत्म करने के लिए उपाय और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के वास्ते सुझाव दिए जाने के लिए विधि आयोग को निर्देश दिए जाने का अनुरोध भी किया गया है। याचिका में कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आजादी के 73 साल बाद भी 50% आबादी संकट में है और वे आजीविका में कठिनाइयों का सामना कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 80वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आखिरी बार 100 साल पहले सिक्किम में ऑर्किड की दुर्लभ प्रजाति लिप्रिस पाइगिमिया देखा गया था। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत के कौन से राज्य में इसे देखा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। देखिए, लिप्रिस पाइगिमिया नामक ऑर्किड की दुर्लभ प्रजाति को 100 साल पहले सिक्किम में सिर्फ एक बार देखा गया था। अब चमोली के सप्तकुंड ट्रैक पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऑर्किड के 11 पौधे मिले हैं। इन पौधों का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जैव विविधता के दौर में इन ऑर्किड का मिलना कई प्रजातियों के पुनर्जीवित होने का संकेत माना जा रहा है। सजावट की वजह से इसकी बहुत ही मांग है। इसमें औषधीय गुण भी भरपूर है। जिस दौर में वन्य जीवों की आबादी 50 से कम वर्षों में 2/3 से भी कम होने की खबर आ रही है, जैव विविधता की श्रृंखला कमजोर होने पर कई संकट आए हैं। ऐसे में चमोली के जंगलों में ऑर्किड का दुर्लभ नन्हा फूल उम्मीद लेकर आया है। आधिकारिक तौर पर सिक्किम के जंगलों में करीब 128 साल पहले देखे गए थे ये फूल। समुद्र तल से करीब 38,000 मीटर की ऊंचाई पर चमोली के गोपेश्वर वन प्रभाग के रेंज ऑफिसर नरीश नेगी और शोधार्थी मनोज सिंह ने इस फूल को ढूंढ निकाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संसद के चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक चिकित्सा की कौन सी विधाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा पद्धति और सिद्ध, ऑप्शन बी भारतीय चिकित्सा पद्धति और यूनानी, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा पद्धति और योग, ऑप्शन डी भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी। देखिए, संसद ने चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों का मकसद गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है, ताकि देश भर में होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के अच्छे और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। लोकसभा में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा में पहले ही ये दोनों विधेयक पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की औपचारिक मंजूरी के बाद ये दोनों विधेयक कानून का रूप ले लेंगे। संसद के निचले सदन में विपक्ष के कुछ सदस्य ने विधेयकों का यह कहते हुए विरोध किया कि सरकार को इस पर व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रस्तावित कानूनों से देश में होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के बेहतर प्रशासन में मदद मिलेगी। प्रस्तावित कानून में न्याय संगत और सार्वभौमिक चिकित्सा सेवा को बढ़ावा मिलेगा। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को बल मिलेगा और इस क्षेत्र में बेहतरीन चिकित्सकों तक आम लोगों की पहुंच हो सकेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कौन सी दिग्गज भारतीय कंपनियों ने चेक गणराज्य की कंपनी गाइड विजन का 3 करोड़ यूरो में अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन सी इंफोसिस, ऑप्शन डी टेक महिंद्रा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंफोसिस ने चेक गणराज्य की कंपनी गाइड विजन का 3 करोड़ यूरो में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इंफोसिस ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि वह अधिग्रहण अपनी अनुषंगी की अनुषंगी इन्फी कंसल्टेंसी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इंफोसिस ने बयान में कहा है कि गाइड विजन की प्रशिक्षण अकादमी तथा चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड में निकटवर्ती क्षमताओं तथा जर्मनी और फिनलैंड में उपस्थिति से उसकी यूरोप के अपने ग्राहकों के लिए सर्विस नाउ क्षमता मजबूत हो सकेगी। सर्विस नाउ एक उपक्रम सॉफ्टवेयर कंपनी होती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का विकास करती है, जिससे कंपनियों को डिजिटल कामकाज में प्रबंधन में मदद मिलती है। कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंफोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत के किस वरिष्ठ नौकरशाह को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक खेमका, ऑप्शन बी अरुण सिंघल, ऑप्शन सी राजीव गौबा, ऑप्शन डी राजेश खुल्लर। देखिए, वरिष्ठ नौकरशाह राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से ये आदेश में यह जानकारी दी गई है। खुल्लर जो है 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अभी वो अपने कैडर राज्य हरियाणा में तैनात हैं। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रमुख सचिव हैं। आदेश में कहा गया है कि खुल्लर इस पद पर 3 साल या उसकी अपनी सेवानिवृत्ति यानी 31 अगस्त 2023 तक रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजेश खुल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशकों से चले आ रहे खूनी संघर्षों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान के विरोधी खेमों के बीच पहली बार बातचीत शुरू हुई है। यह बातचीत कौन से देश में शुरू हुई है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी ओमान। देखिए, दशकों से चले आ रहे खूनी संघर्षों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान के विरोधी खेमों के बीच पहली बार बातचीत शुरू हुई है। यह बातचीत कतर की राजधानी दोहा में हो रही है। वार्ता में अफगानिस्तान सरकार की ओर से जहां नामित प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से आतंकी संगठन तालिबान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह वार्ता अमेरिका पर 9/11 हमले की 19वीं वर्षी के एक दिन बाद शुरू हुई है। यह बातचीत नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासनिक द्वारा संचालित अनेक कूटनीतिक गतिविधियों में से एक है। दीर्घकालिक शांति के मकसद से यह वार्ता महत्वपूर्ण है। अगर यह वार्ता सफल होती है तो अमेरिका और नाटो सैनिकों की करीब 19 साल के बाद अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा। अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन बल ने वर्ष 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल किया था। 11 सितंबर के हमलों के साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन को शरण देने के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के लिए कौन सी 2 ई-कॉमर्स कंपनियों से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए अमेजन और फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी इंडिया मार्ट और स्नैपडील, ऑप्शन सी मिंत्रा और अमेजन, ऑप्शन डी मिंत्रा और इंडिया मार्ट। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने का आदेश दिया है। एनजीटी के चेयरमैन ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीसीपी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कानून लागू नहीं करने के लिए फिर कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इसमें सीबीसीपी द्वारा सीधे या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समन्वय से की गई कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं है। सीबीसीपी संबंधित इकाइयों के खिलाफ पर्यावरण ऑडिट का आदेश देने और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन का आकलन कर उसके लिए हर्जाना वसूलने पर विचार कर सकता है। ट्रिब्यूनल 16 वर्षीय आदित्य दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया जाए कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकेजिंग में अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। अपने कानूनी अभिभावक अधिवक्ता मनीष दुबे के जरिए दायर याचिका में उनका कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियां प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के दायरे में आती है, लेकिन निगरानी और क्रियान्वयन के अभाव में वे बिक्री वाले सामान की पैकेजिंग में लगातार अत्यधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं।
बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो देखिए जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रबंधन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरण विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। यह प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC 98 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की नींव जम्मू कश्मीर के कौन सी जगह पर रखी गई है? ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी उरी, ऑप्शन सी हीरानगर, ऑप्शन डी उधमपुर। देखिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर दूर हीरानगर सेक्टर में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली की याद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नींव रखा गया है। करीब 270 कनाल भूमि में बनने वाले कॉम्प्लेक्स के निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र ने इसकी पहली किस्त 60 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, स्थानीय सांसद और प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में इस ऑनलाइन कार्यक्रम में नींव पत्थर रखा गया। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी सहित काफी संख्या में खेल स्पर्धाएं होगी। यहाँ के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का भरपूर मौका मिलेगा क्योंकि केंद्र ने बड़ी ढांचागत खेल सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने युवाओं से खेल प्रतिभा निखारने के लिए स्टेडियम का लाभ लेने का आह्वान किया है और कहा है कि इससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीरानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सामरिक महत्व वाली सड़कों में कौन सी तकनीक का प्रयोग करने की पहल की गई है? ऑप्शन ए रिसाइकलिंग तकनीक, ऑप्शन बी कंक्रीट तकनीक, ऑप्शन सी एस्फाल्ट तकनीक, ऑप्शन डी जियोसिंथेटिक तकनीक। देखिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सामरिक महत्व वाली सड़कों में जियोसिंथेटिक तकनीक का प्रयोग करने की पहल की गई है। इससे तैयार सड़क न बर्फ से टूटेगी और न भूस्खलन से प्रभावित होगी। मूसलाधार बारिश भी इसे कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेंगी। सेना के भारी वाहन इनसे आसानी से गुजर सकेंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान व जीबी पंत संस्थान अल्मोड़ा के राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के शोध के बाद इस तकनीक का प्रयोग हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में सफल रहा है। अब सीमा सड़क संगठन द्वारा रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट भेज इसी तकनीक से सड़कों के निर्माण की सिफारिश करेगा। बात करें इससे निर्माण कैसे होता है, तो देखिए जियोसेल एक विशेष प्लास्टिक का सांचा होता है। इसमें मौके पर ही प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्थानीय मिट्टी, रोड़ी, पत्थर भरकर खास तरीके से सांचे को कसा जाता है। इसी तरह धातु के सांचे का भी उपयोग कर जियोसिंथेटिक सड़क तैयार की जाती है। यह तकनीक मिट्टी की ऊपरी सतह को बेहद मजबूती के साथ जकड़ कर रखती है। विशेषज्ञों के अनुसार हॉट मिक्स रोड की आधे से भी कम कीमत में जियोसिंथेटिक सड़क तैयार हो जाती है। अभी तक इस विधि में चीन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड अपने विषम भौगोलिक क्षेत्र में सड़क का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जियोसिंथेटिक तकनीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक में भारत के किस नौकरशाह को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश भूषण, ऑप्शन बी समीर कुमार खरे, ऑप्शन सी राजीव हंसल, ऑप्शन डी सुरेंद्र सिंह। देखिए कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। खरे 1989 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। अभी वे आर्थिक मामलों के विभाग के अंतरिक्ष सचिव हैं। ADB में उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समीर कुमार खरे। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करंट अफेयर से रिलेटेड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।